लोकसभा के आखिरी चरण का चुनाव प्रचार जोरों पर। कद्दावर नेता चंडीगढ़ और पंजाब में कर रहे हैं प्रचार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के संगरूर में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में किया प्रचार। हरियाणा के कई जिलों में तापमान 48 डिग्री से अधिक हुआ। देश के सबसे गर्म 10 शहरों में 6 शहर हरियाणा के नागरिकों के साथ साथ पशु पक्षी व फसलें बुरी तरह से हुई प्रभावित। सिरसा में लगातार दूसरे दिन 50 डिग्री से ऊपर पहुंचा तापमान। देश में दूसरा सबसे गर्म शहर रहा सिरसा। सूरज की तपिश के कारण बिजली की खपत में हुई बढ़ोतरी। और दिल्ली सरकार द्वारा हरियाणा के चयनित युवाओं से EWS प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति पत्र वापस लेने पर प्रदेश सरकार ने जताई आपत्ति। नियुक्ति बहाल करने की अपील की। नमस्कार, मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के चुनाव के लिए प्रचार समाप्त होने से एक दिन पहले सभी पार्टियों ने पूरा दमखम लगा दिया है। इसी कड़ी में आज केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भाजपा कार्यालय कमलम ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि संजय टंडन का पूरा जीवन चंडीगढ़ को समर्पित रहा है। हमें ऐसा ही नेतृत्व चाहिए जो चंडीगढ़ को विकास की तरफ ले जाए। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस राज्य में विकास दर 4% रहती थी, जो अब 14% है। वहीं पर महंगाई दर दोहरे अंकों में होती थी, जो अब 5% है। उन्होंने कहा कि मनीष तिवारी का खुद का वोट लुधियाना में है। उन्होंने पिछले चुनाव में आनंदपुर साहिब में व्यस्त रहने के कारण वोट नहीं दिया और इस बार देखना होगा कि लुधियाना में कांग्रेस को वोट करेंगे या फिर आपको अपना वोट देंगे। 4% का विकास दर आज लगभग 8%। कांग्रेस की सरकार में डबल डिजिट इन्फ्लेशन हुआ करता था। मोदी जी की सरकार के 10 साल का औसतन महंगाई 5.5% है। चंडीगढ़ सुरक्षित है। चंडीगढ़ पहले भी सुरक्षित था, आज भी है, कल भी है। चंडीगढ़ का विकास सुरक्षित है। चंडीगढ़ का हर व्यक्ति संजय टंडन जी को एक्शन में देख चुका है। अब ये लुधियाना जाके वोट डालेंगे नहीं तो हो सकता है कि कांग्रेस का कैंडिडेट आ जाए, हो सकता है कि आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट आ जाए। मैं स्वयं यहाँ से अभी लुधियाना जा रहा हूँ। ये सवाल जरूर लुधियाना के लोगों के बीच में भी उठेगा कि मनीष तिवारी जी किसको वोट देने वाले। आप में से किसी को कोई इस रहस्य का, इस मिस्ट्री का पता चले तो मुझे भी जरूर अवगत करना। बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कल शाम चंडीगढ़ में भाजपा प्रत्याशी संजय टंडन के पक्ष में राम दरबार के दशहरा ग्राउंड में आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ की जनता लोकतंत्र का हनुमान बनकर भाजपा को विजयी बनाएगी। उन्होंने मनीष तिवारी और पवन बंसल पर तंज कसते हुए कहा कि जो नेता मंच पर लड़ते हों वे देश की क्या सोचेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि महिलाओं को प्रधानमंत्री ने 33% आरक्षण देकर हर क्षेत्र में सशक्त बनाने का काम किया है। पीएम ने 2014 और 2019 में विकसित भारत के साथ नव भारत के निर्माण की नींव रखी थी। अब आपके सामने एक बार फिर से मौका है कि वे यहां से संजय टंडन को विजयी बनाकर देश के प्रधानमंत्री को मजबूत बनाएं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस देश के विकास के लिए नहीं बल्कि अपनी विरासत और सत्ता की भूख के लिए चुनाव लड़ रही है। कोरोना महामारी के समय मोदी सरकार ने लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगवाने और गरीबों तक फ्री में राशन पहुंचाने का काम किया था। विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ, नव भारत के निर्माण के संकल्प के साथ केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। विकास का वो कौन सा अहम मुद्दा है जिस पर वो नरेंद्र मोदी को समर्थन और साथ दे रहे हैं। बहनों का ये कहना कि हमने जीवन में ये कभी नहीं सोचा था कि देश में ऐसे नेता आएंगे जो गरीब परिवारों की बहनों की दिन की शुरुआत सम्मान से हो, इस संकल्प को पूरा कर पाएंगे। नरेंद्र मोदी ने गरीब परिवार की माताएं, बेटियां, बहनों के लिए वो किया जो 70-75 साल में हमारे देश में संभव न हो पाया।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल पंजाब की संगरूर लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी अरविंद खन्ना और डेरा बसी में चुनाव प्रचार कर भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। संगरूर में प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और यूपी आदि राज्यों में बीजेपी की मजबूत सरकार चल रही है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव देश में दो धाराओं के बीच में हो रहा है, एक धारा जो पिछले 70 साल से देश को बांट रही है और दूसरी धारा जो 10 साल से देश को विश्व के मानचित्र पर ले आई है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पहले भी कांग्रेस सरकार पंजाब का पैसा लूटकर दिल्ली में सोनिया गांधी को भेजती रही और अब फिर से एक सीएम पंजाब का पैसा दिल्ली तक, केजरीवाल तक पहुंचाने का काम कर रहा है। उन्होंने लोगों से अरविंद खन्ना के पक्ष में भी मतदान करके अन्य राज्यों की तरह पंजाब को भी विकास के मार्ग पर प्रशस्त करने में भाजपा का साथ देने का आह्वान किया। चाहे कांग्रेस की सरकार आई है, चाहे आम आदमी के सरकार आई है, लोगों का वोट तो ले लिया पर उनका शोषण किया है। लोगों का शोषण करने का काम ये सरकारों ने किया है। अगर आज लोगों को ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अगर पंजाब को हमने आगे बढ़ाना है तो नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्ति को हमने मजबूत करना पड़ेगा और नरेंद्र मोदी जी के साथ आज देश के लोग खड़े हैं। बिल्कुल यहाँ का पैसा लूट करके वो दिल्ली में जा रहा है और इसी प्रकार से कांग्रेस करती थी। कांग्रेस सोनिया गांधी को खुश करती थी, ये केजरीवाल को खुश कर रहा है। और क्योंकि इसका जो असर है यहाँ के गरीब पे पड़ता है, यहाँ के किसान पे पड़ता है, यहाँ के विकास कार्यों के ऊपर पड़ता है। ये इस प्रकार की जो इनकी सोच है, ये सोच पंजाब को पीछे ले जाने का काम कर रही है। परंतु आज लोगों ने सोचा है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ सकता है। यमुनानगर में मतदान के बाद जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र की ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को आईटीआई में बनाए गए स्ट्रांग रूम में रखा गया है। स्ट्रांग रूम के बाहर सीआईएसएफ, हरियाणा सशस्त्र पुलिस फोर्स व जिला पुलिस की 3 लेयर का कड़ा पहरा है। किसी को जाने की वहां पर इजाजत नहीं है। यमुनानगर के पुलिस अधीक्षक गंगाराम पूनिया ने बताया कि ईवीएम स्ट्रांग रूम अब 4 जून को मतगणना के दिन खोले जाएंगे। इस दौरान लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार या उनके इलेक्शन एजेंट दूर से ही स्ट्रांग रूम की व्यवस्था को देख सकते हैं। उन्होंने बताया कि स्ट्रांग रूम के समीप कोई भी अधिकारी या उम्मीदवार जाएगा तो उसका रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। स्ट्रांग रूम के बाहर 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे से कड़ी निगरानी की जा रही है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतगणना की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा और इसके लिए सारी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। व्यवस्था हमने करी है। जो इनर कॉर्डन है उसमें सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स लगाई गई है और जो मिडिल कॉर्डन है उसमें हरियाणा आर्म्ड पुलिस तैनात की गई है और जो आउटर कॉर्डन है उसमें जिला पुलिस तैनात की गई है। तो 3 घेरे सुरक्षा की व्यवस्था के हिसाब से बनाए गए हैं, जहां 24 घंटे चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रहेगी और साथ ही डीएसपी रैंक का एक ऑफिसर और सिविल डिपार्टमेंट की तरफ से एक गजेटेड ऑफिसर जो यहाँ पर कंट्रोल रूम बनाया गया है उसमें 24 घंटे तैनात रहेंगे, ताकि यदि किसी प्रकार का कोई भी इश्यू आए तो उसका तुरंत समाधान किया जा सके। साथ ही सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और जो इनर कॉर्डन में जो जवान तैनात है उनको कैमरे भी दिए गए हैं, ताकि जो भी विजिटर्स यहाँ पर आएंगे उनकी प्रॉपर जो रिकॉर्ड में एंट्री भी की जाएगी और पूरी वीडियो भी बनाई जाएगी। जिला प्रशासन के द्वारा अनुपालना की जा रही है, बाहर इनके लिए टेंट की व्यवस्था भी की जा रही है और वहाँ पर एक स्क्रीन भी लगाई गई है। जैसे अभी एक विधानसभा भी आपने देखा भी होगा, अभी व्यवस्था की जा रही है और पॉलिटिकल पार्टीज के संबंध में जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर मौजूद रह सकते हैं उसके संबंध में चुनाव आयोग की बड़ी स्पष्ट हिदायतें हैं और उन्हीं का हम अनुपालन कर रहे हैं। देश में 9 तपा का आज 5वां दिन है। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ सहित उत्तर भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। हरियाणा में गर्मी के लगभग सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं और एक पखवाड़े से तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। 10 जिलों में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चल रहा है, जो कि सामान्य से 5 से 6 डिग्री ज्यादा है। आज सिरसा में सबसे ज्यादा तापमान 50.3 डिग्री सेल्सियस, हिसार में 49.3 डिग्री सेल्सियस, नूह में 49 डिग्री, महेंद्रगढ़ में 48.8 डिग्री, जींद में 48.7 डिग्री, फतेहाबाद में 48.6 डिग्री, फरीदाबाद में 48.4 डिग्री, झज्जर में 48.2 डिग्री, दादरी और रोहतक में 48.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।
हिसार में गर्मी का 26 साल पुराना और करनाल में करीब 56 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। मौसम विभाग का कहना है कि 31 मई के बाद ही कुछ राहत की उम्मीद है। कल नौतपा के चौथे दिन सिरसा जिला चूरू के बाद देश का दूसरा सबसे गर्म जिला रहा। आज यहां लगातार दूसरे दिन अधिकतम तापमान 50.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बढ़ती गर्मी और लू जहां लोगों को झुलसा रही है, वहीं पर गरीबों का फ्रिज कहे जाने वाले मटके और उनका ठंडा पानी उन्हें थोड़ी राहत दे रहा है। इस बारे में मटका विक्रेताओं का कहना है कि जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, वैसे वैसे मटकों की मांग भी बढ़ रही है। उपायुक्त आर.के. सिंह ने बताया कि सिरसा में अब तक का रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया गया है। सभी स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं। किसानों को भी सुबह व शाम को खेतों में काम करने की सलाह दी गई है। मेडिकल टीमें भी तैयार हैं। अभी तक सिरसा में हीट स्ट्रोक का कोई केस सामने नहीं आया है। वहीं पर बिजली की खपत भी 3 गुना बढ़ गई है। बिजली निगम के एससी राजेंद्र सबरवाल ने बताया कि खपत बढ़ने के बावजूद विभाग की ओर से पूरी बिजली सप्लाई हो रही है। लोग सावधान रहे, विशेषकर गर्मी में बाहर ना निकले। डायरेक्ट सन रेज यानी कि जो सीधी जो सूरज की किरणों से बचने की कोशिश करें। हमारे एससी चाहे DHVN के हों, चाहे हमारे पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हों, दोनों लगातार उनकी टीम लगातार काम कर रही है। और अभी तक जो रिपोर्ट है, कहीं पे भी पूरे सिरसा जिले में लाइट और पानी की हमने कमी नहीं होने दी है। अभी तक की जो रिपोर्ट है, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हो या प्राइवेट हॉस्पिटल की हो, हीट स्ट्रोक का कोई भी केस नहीं आया है। और मेरा सभी सिरसा निवासियों से एक निवेदन है कि अपने आप को हीट स्ट्रोक से बचा के रखें। बिजली विभाग की कंजम्पशन 35 लाख थी और जो कल रिकॉर्ड हुई है 101 लाख है। 3 गुना ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ चुकी है। 590 मेगावाट इसमें मेरा लोड चल रहा है और हमारी बिजली बिल्कुल सुचारू रूप से हमारे सभी कर्मचारी अधिकारी कार्य करने लग रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से हमने सारी बिजली, कोई भी ब्रेकडाउन नहीं है। सभी डॉक्टर अंजनी अग्रवाल ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जब तक जरूरत ना हो घरों से बाहर ना निकलें और तरल पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। छोटे बच्चों और बुजुर्गों का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। तेज बुखार, उल्टी आना, चक्कर आना, बेहोश होना, ये सब लक्षण रहते हैं। खुले कपड़े पहने, पानी, नारियल पानी, लिक्विड का सेवन ज़्यादा करें, ठीक है। और जब भी हम धूप में निकले तो छाता वगैरह लेके निकले, ये हम परहेज कर सकते हैं। वहीं बाजार में खरीदारी करने आए ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने गर्मी से बचाव के लिए मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ है और बार बार पानी भी पी रहे हैं। 40-45 तापमान होना, इस पर तो काम चलता है बढ़िया। अब होगा 50 के करीब, तो इस वजह से घड़े में पानी भी थोड़ा कम ठंडा रहने लगे ना, तो करके डिमांड कम होगी। फिर कुछ घर से बाहर कोई आ नहीं रहा, बगामों से लोग आते हैं घड़े खरीदने के लिए, अब वो आ नहीं रहे। गर्मी बहुत ज़्यादा है जी, घरों निकलना जी नहीं कर रहा नहीं। गरीब आदमियों बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, दिक्कत आ रही है इस गर्मी के बीच। कोई रात में मिल दिया तक तो कोई संभावना नहीं है। हिसार स्थित हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर मदन लाल खीचड़ ने बताया कि इन दिनों अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक चल रहा है। गर्मी की यह परिस्थिति अगले 2 दिन तक ऐसे ही बनी रहेगी। 31 मई की रात्रि से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। 1 और 2 जून को प्रदेश के कुछ इलाकों में पूर्वी हवा चलने से तापमान में गिरावट की संभावना है। उन्होंने किसानों को सलाह देते हुए कहा कि नरमा की फसल और सब्जियों में हल्का पानी देकर उन्हें गर्मी से बचाया जा सकता है। ज्यादातर लगातार तापमान बढ़ने से नरमा कपास की फसल पर भी थोड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, सब्जी और फलदार पौधों पर भी। परंतु किसान भाइयों को ये कि पानी की ज़्यादा डिमांड हो तो वो हल्की सिंचाई शाम के समय कर सकते हैं, जिससे कि फसलों को बचाया जा सकता है। और किसान भाइयों को पर्सनली हिदायत ये है कि तापमान ज़्यादा है वो सुबह और शाम खेत में काम करें, दोपहर के समय वो खेतों में ना निकले, आराम करें ताकि उनका स्वास्थ्य बना रहे। वहीं डॉक्टर कमल किशोर ने लोगों को गर्मी और लू से बचाव की सलाह देते हुए उन्हें दोपहर में घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। अगर गर्मी में बार बार मुंह सूखे और पसीना ना आए तो तुरंत ही नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें।
11-12 बजे के बाद में शाम को 5 बजे तक घर से बाहर ना निकलें। यदि बहुत ही ज़रूरी काम है तो ही निकलें, अदरवाइज कोशिश करें घर से बाहर ना निकलें। दूसरा, अपने सिर को ढक के रखें और बार बार पानी पीते रहें ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। और पानी आप कोई भी पी सकते हैं, आप नींबू पानी पी सकते हैं, साधारण पानी पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, या आप कोई नींबू किसी कंजी वगैरह या लस्सी वगैरह, राबड़ी जो अपनी देसी राबड़ी है वो भी पी सकते हैं, जूस भी पी सकते हैं, जो कुछ भी पी सकते हैं, बार बार पानी पीते ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। आम लोगों ने कहा कि वे इस समय घरों में ही अपना बचाव कर रहे हैं। युवा नहर में नहाकर अपने आप को गर्मी से बचा रहे हैं। 25-26 साल का रिकॉर्ड टूटा है कि तापमान जो है नहीं वो 49 पहुँच गया। और ज़्यादातर हरियाणा के जो राजस्थान से लगता बालसमंद एरिया है वहाँ पर 49 से भी ऊपर चढ़ गया। गर्मी बहुत ज़्यादा है, घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। और ज़्यादातर बूढ़े और कमज़ोर आदमियों को तो गर्मी बहुत ज़्यादा सता रही है। दिन में या शाम को नहर में नहा लेते हैं और घरों में बंद रहते हैं। वही क्या बताएं, 11-12 बजे के बाद से लेकर शाम 4 बजे तक है। कॉलेज वगैरह तो बंद हो चुके हैं, शुक्र है एग्ज़ाम हो चुके हैं हमारे, गर्मी में नहीं आना पड़ता। बाकी अगर कुछ काम है तो गर्मी में निकलना भी ज़रूरी है, मैं तो ऐसा मानता हूँ, काम करना भी ज़रूरी है। हाँ, बार दिन में पानी पीते हैं, 1-2 घंटे में लगातार दिन में 4-5 लीटर पानी पी लेते हैं। उधर फतेहाबाद जिले में भी पारा 48 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। बढ़ते तापमान और हीट वेव से आम जनजीवन के साथ साथ अब फसलें भी प्रभावित होने लगी हैं। नरमा, कपास, ज्वार और सब्जियां भी गर्मी में झुलस गई हैं। किसान फसलों को बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। कृषि विभाग के अधिकारी जयबीर सिंह ने बताया कि इस समय जो भयंकर लू चल रही है वह फसलों के लिए बेहद हानिकारक सिद्ध हो सकती है, इसलिए किसानों को एहतियात बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग ने अभी कुछ दिन और बेहद नर्म गर्म मौसम बनने की संभावना जताई है। कृषि विभाग द्वारा किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे अपने खेतों में फव्वारा सिंचाई से फसलों पर शाम के समय छिड़काव करें या बेहद हल्की सिंचाई करें ताकि नाजुक पौधों को तेज गर्मी से बचाने में मदद मिल सके। कॉटन की फसल पर जो अब प्रभाव पड़ रहा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 48-49 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच चुका है। एक हफ्ते पहले जिन्होंने बिजाई की है उसमें कॉटन की फसल प्रभावित हो सकती है। जो कॉटन आज से 15-20 दिन पहले जो बोई जा चुकी है, जिनकी 2 पत्तियां अब हो चुकी हैं, 2 पत्तियां आ चुकी हैं, उनमें ज़्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं है। अब किसान भाइयों के लिए यही हिदायत है, अब जो इतनी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इस टेम्परेचर में कॉटन की सोइंग ना करें। अगर सोइंग और गर्मी से थोड़ा सा बचाव के लिए आप शाम के टाइम में हल्का स्प्रे, पानी का स्प्रे कर सकते हैं, उससे थोड़ा बहुत इससे बचाव हो सकता है। वहीं फतेहाबाद के किसानों ने चिंता जताते हुए कहा कि तेज धूप व लू में उनकी फसलों को काफी मात्रा में नुकसान हो रहा है। बार बार पानी से सिंचाई करनी पड़ रही है। काफी बढ़ गया है। मई के महीने लास्ट में जी हद से ज्यादा किसान अपने 10 बजे से बाद में खेत में काम नहीं कर सकता, इतना तापमान बढ़ जाता है जी। और लास्ट में बीज नरमे का बिजाई की है, उसको थोड़ा सा ही बाहर निकलता है वैसे ही जल जाता है जी। हर तरह का मान लो कोई भी फसल है खराब हो रही है, नुकसान हो रहा है जिम्मेदार को जी। परमात्मा बारिश नहीं आ रही है जी, परमात्मा के आगे अरदास करते हैं जी, बरसात करे जी और कोई किसानों को राहत मिलेगी जी। गर्मी बहुत ज्यादा पैन लग रही है। ਇਹਦਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੀਰਾ ਹੈ, ਟਮਾਟਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੱਚ ਗਿਆ ਇਹ। ਇਹਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਰਮਾ ਬੀਜਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਰਤੀ ਨਿਕਲਦਾ ਤੁਰਤੀ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜੇ ਕੁਛ। दिनों दिन गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ऐसे में यह गर्मी इंसानों के साथ साथ पशुओं को भी सताने लगी है, जिसके चलते पशु बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग ने पशुपालकों को सलाह दी है कि पशुओं को गर्मी से बचाने के लिए वे विशेष उपाय करें। वहीं पर पशु पक्षियों को चिलचिलाती धूप व भीषण गर्मी से बचाने के लिए विभाग के कर्मचारी भी सार्वजनिक स्थानों पर सकोरे लगाने का अभियान छेड़े हुए हैं। भिवानी के पशु चिकित्सक डॉक्टर विजय
सनसनवाल ने बताया कि नई की जगह पुराना सूखा चारा डालें। कोशिश करें कि पशु चालक हरा चारा अच्छी मात्रा में सूखे चारे में मिलाकर डालें। इसके अलावा पशुओं को ठंडी जगह पर बांधें। अगर पशु को बाहर बांधना पड़े तो आसपास पानी का छिड़काव अवश्य करें। पशुओं के ऊपर पंखे व कूलर की व्यवस्था करें। पशुओं को दिन में 3 से 4 बार पानी पिलाएं, क्योंकि लू की वजह से पशुओं में पानी की कमी हो जाती है और डिहाइड्रेशन की वजह से उन्हें बुखार भी आ जाता है, जिससे पशु खाना खाना छोड़ देते हैं। उन्होंने बताया कि पशु को लू लगने पर नए सूखे चारे पर रात को मीठे सोडे व पानी का छिड़काव करके रखें और फिर उसे पशु को खिलाएं। अगर पशु हाफ रहा है तो उसे 300 ग्राम भांग चारे में मिलाकर 3 से 4 दिन खिलाएं। दूसरा उपाय, रात को मटके में 200 ग्राम गुड़ भिगोकर रख दें और सुबह उस पानी का चारे पर छिड़काव करके खिलाएं। ये भी पशुओं के लिए फायदेमंद है। ज़्यादातर डिहाइड्रेशन के केस आते हैं और नई तूड़ी पशुओं को जब डाली जाती है तो बंदे के केस आते हैं। पशु पालकों को चाहिए कि इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 3-4 बार पानी पशु को पिलाएं और अगर पुरानी तूड़ी हो तो पुरानी तूड़ी ही डालें, अभी नई तूड़ी ना डालें। और हो सके तो हरा चारा जितना मिल जाए ज़्यादा से ज़्यादा हरा चारा पशुओं को खिलाया जाए। पशुओं को लू से बचाने के लिए अंदर बांधा जाए। अगर कहीं पशुओं को अंदर बांधने की जगह नहीं है और पेड़ के नीचे पशु बांधा जाता है तो उसके चारों तरफ पानी का छिड़काव करके रखें। पशु पक्षियों को चिलचिलाती धूप व भीषण गर्मी से बचाने के लिए पिछले 20 वर्षों से सकोरे लगा रहे पशुपालन विभाग के कर्मचारी अर्जुन ने बताया कि जल सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी जीवन है। मई और जून के महीने में पक्षियों को पानी देता हूं। आप लोगों से जो भी अपील करता हूं कि गर्मी के मौसम में आप भी अपने ये मिट्टी के सकोरों में पानी डालकर रखें ताकि पक्षी अपना टाइम पे पानी पी सके। वहीं पशुपालकों ने बताया कि विभाग द्वारा जारी की गई एडवाइजरी से लोग अपने पशुओं को बीमार होने से बचा सकते हैं। गर्मी के तेज के कारण पशुओं में बुखार और दस्त और आ रहा है। पशुओं को सुबह शाम नहलाना चाहिए और जो नया तूड़ा डाल रहे हैं उसके कारण पशुओं में बंदा और दस्त लग रहे हैं। इस नए तूड़े को शाम को भिगो के फिर सुबह खिलाना चाहिए। अगर ज्यादा तेज बुखार या हो तो तुरंत पशु चिकित्सक को दिखाना चाहिए। अगर इस भयंकर गर्मी के मौसम में आपको सफर के दौरान आरओ का ठंडा पानी पीने को मिल जाए तो आपका सफर आसान हो जाता है। इसी बात को सार्थक कर रही है जींद जिले के जुलाना उपमंडल की सामाजिक संस्था ग्रो ग्रास सेवा समिति। यह समिति पिछले करीब 47 सालों से स्टेशन पर लोगों को निःशुल्क आरओ के जल की सुविधा मुहैया करवा रही है। समिति के सदस्य रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली हर रेलगाड़ी में बैठे लोगों को ठंडा जल उपलब्ध कराने का काम करते हैं। पेश है एक खास रिपोर्ट। इन दिनों प्रदेश भर में पड़ रही प्रचंड गर्मी के मद्देनजर अनेक सामाजिक व धार्मिक संस्थाएं लोगों की प्यास बुझाने का काम कर रही हैं। जींद जिले के जुलाना उपमंडल की सामाजिक संस्था ग्रो ग्रास सेवा समिति पिछले करीब 47 सालों से लोगों को निःशुल्क आरओ के जल की सुविधा उपलब्ध करा रही है। जुलाना निवासी स्टेशन पर सामूहिक भागीदारी के साथ जल सेवा दे रहे हैं। समिति के सदस्य स्टेशन से गुजरने वाले रेलगाड़ियों में लोगों को ठंडा जल उपलब्ध कराने का काम करते हैं। जुलाना स्टेशन दिल्ली से पंजाब को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है, जहां पर प्रतिदिन दर्जनों गाड़ियां गुजरती हैं। समिति के सदस्य मोबाइल ऐप से रेलगाड़ी के समय का पता लगाकर अपनी सेवा में जुट जाते हैं। समिति के सदस्य विजय गोयल व मुकेश ने बताया कि उनकी संस्था पिछले करीब 47 सालों से जल सेवा कर रही है। पहले मटकों का पानी कुओं व हैंडपंप से लाकर पिलाया जाता था, लेकिन अब वे आरओ का ठंडा पानी रेल यात्रियों की सुविधा के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। इस समय करीब 500 से अधिक पानी के कैंपर की खपत होती है। उन्हें जल सेवा प्रदान करके काफी खुशी मिलती है। बोतल जी हम भी दे वहाँ कुछ अपना साथ भर के रख ला, हाँ उनका वाली बोतल रख ला, अपना वाली दे दा, क्योंकि गाड़ी हमारे सारी 1.5-2 मिनट रुका है उसके हिसाब से। और लोग पहले ही बोतलें निकाल ले हैं जी पूरी लाइन पे
हमारा समाचार चलता है जी कि जुलाने चल के बढ़िया पानी मिलेगा। आरओ का पिलाते हैं जी, पहले तो अपना हाथ से खींच के ले आया करते, पुराने टाइम में मटकों में रखा करते, उसको गाड़ियों में लेके चढ़ जाया करते, क्रॉस होया करता हमारे यहाँ गाड़ियों का। अब तो जी सब थ्रू गाड़ियां हैं ज्यादातर। शाम तक जी 500 कैंपर लग जाए हैं जी, पहले 1200 कैंपर लग जाया करते जी जब स्टाफ और भी ज्यादा था। पानी की सेवा चल रही है जी यहाँ पे गोगरा सेवा समिति के थ्रू, और काफ़ी टाइम से चल रही है। बहुत अच्छा आरओ का पानी पिलाते हैं सभी निस्वार्थ भाव से। जब भी टाइम होता है गाड़ी का तभी हम यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और हर एक डिब्बे में जाके मतलब सेवा करवाते हैं जी पानी से। रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे लोगों ने बताया कि वे प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कब जुलाना का रेलवे स्टेशन आएगा और उन्हें ठंडा पानी पीने को मिलेगा। यह सामाजिक संस्था बहुत बेहतर कार्य कर रही है। मैं कोई इतनी बड़ी जाकर से लेकर दिल्ली कहीं पानी नहीं मिलता जी, मतलब इतनी सेवा मुझे मानो कहीं भी नहीं मानता। इतनी बढ़िया सेवा, पानी भर बोतल भी भर ले, हर पी भी जाए। तकरीबन पिछले 10 साल से पानी पी रहा हूँ, जब मैं कॉलेज टाइम से था। अब तो मैं जैसे जॉब करता हूँ और मैं इस संघ से बहुत खुश हूँ। भगवान ने ऐसे मौका दिया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की प्यास बुझा रहे हैं और मैं बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा इनको। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रगति दे और ऐसा शुभ काम हर स्टेशन पे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ के स्टेशन मास्टर अमन अग्रावत ने यह भी बताया कि हालांकि रेलवे द्वारा स्टेशन पर वाटर कूलर की व्यवस्था है, लेकिन यह संस्था पिछले काफी वर्षों से आम जन की सेवा में कार्यरत है। यहाँ पर जो पानी की सुविधा है वो काफी अच्छी है। हमारे पास वाटर कूलर भी लगे हुए हैं, लेकिन इससे भी अच्छी जो सुविधा यहाँ पर लोगों को मिल रही है वो यहाँ पर एक संस्था है जो यहाँ पर सुबह 6 से लेकर और रात को 9 बजे तक लोगों को पानी पिलाती है। जो पानी की क्वालिटी है वो आरओ का है और लोग काफी वेट करते हैं कि जुलाना स्टेशन कब आए और कब हमें ठंडा पानी मिले। ट्रेन तक पास जाते हैं लोगों को, उनके पास पानी की जरूरत नहीं है, उनकी बोतलों में पानी भर के देते हैं। तो हमें भी अच्छा लगता है लोगों को घर में ठंडा पानी मिल जाए, बच्चों को। दिल्ली अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड द्वारा चयनित हरियाणा के कुछ अभ्यर्थियों से ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आधार पर नियुक्ति पत्र वापस लेने पर हरियाणा सरकार ने चिंता जाहिर की है। प्रदेश के मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने इस बारे में दिल्ली के मुख्य सचिव, दिल्ली शिक्षा विभाग के सचिव, DSSB के सचिव और दिल्ली शिक्षा निदेशालय को एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने अपील की है कि अंतिम तिथि से पहले या बाद में 1 जनवरी से 31 मार्च 2021 की अवधि के दौरान सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी EWSI और संपत्ति प्रमाण पत्रों को वैध माना जाए और संबंधित उम्मीदवारों को अपना कार्यभार जारी रखने या फिर वापस कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जाए। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया है कि उनके EWS प्रमाण पत्र पूरे वित्त वर्ष के डाटा पर आधारित होते हैं, भले ही प्रमाण पत्र इस अवधि के भीतर कभी भी जारी किया गया हो। इसलिए वित्त वर्ष 2020-21 के पूरा होने से पहले जारी किए गए EWS प्रमाण पत्र वर्ष 2020-21-22 के लिए वैध माने जाने चाहिए। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कल कुरुक्षेत्र पुलिस लाइन में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस ई-लाइब्रेरी से बच्चों को उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को बड़े पैमाने पर लाभ मिलेगा। हरियाणा पुलिस द्वारा हर जिले में एक ई-लाइब्रेरी की स्थापना की जा रही है। उन्होंने कहा कि यहां पर उपलब्ध करवाई जाने वाली पाठ्य सामग्री से विद्यार्थियों को सीखने की तथा जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। यहां पर विद्यार्थियों के लिए अत्याधुनिक फर्नीचर, डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए 20 कंप्यूटर, 10 किंडल और स्मार्ट बोर्ड के साथ साइबर युग में ई-बुक्स की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। पुस्तकालय में विदेशी भाषा लर्निंग केंद्र भी स्थापित किया गया है। कलेक्शन बुक्स की है और बहुत सारे वाइड रेंजिंग टॉपिक्स पे बुक्स हैं यहाँ पे, कुकरी पे भी हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस पे भी हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये बच्चों के लिए, हमारा DOA स्कूल है यहाँ पर और कॉलोनी है, उन सब बच्चों के लिए ये यूथ एक्टिविटी का हब बनेगा और यहाँ पे बच्चे पढ़ के और तरक्की करें। महिलाएं आज अन्य क्षेत्रों के साथ साथ कृषि के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही हैं और आधुनिक खेती से प्रति वर्ष लाखों रुपए तक कमा रही हैं। इसी का ज्वलंत उदाहरण कैथल जिले के कलायत कस्बे के गांव कलासर की 30 वर्षीय प्रगतिशील महिला किसान
पूजा आर्या ने पेश किया है इसका उदाहरण। पूजा ने बताया कि उन्होंने करीब 6 वर्ष पहले जिले के कृषि विज्ञान केंद्र से आधुनिक जैविक एवं प्राकृतिक कृषि संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त किया था और 3 एकड़ में पॉली हाउस व 1 एकड़ में मिश्रण जैविक सब्जियों की खेती शुरू की थी। पूजा ने कहा कि वे खीरे की फसल से प्रति वर्ष करीब 15 लाख रुपए कमा रही हैं। उन्होंने अपने खेत में अन्य महिलाओं को भी रोजगार दिया है। सरकार ने बागवानी खेती के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं। किसान पूजा ने बताया कि बागवानी खेती में लागत कम और आमदनी अधिक होती है। वे खेत में केंचुआ खाद का उपयोग करती हैं और साथ ही ड्रिप सिस्टम से सिंचाई करती है, जिससे कि पानी की भी बचत होती है। उन्होंने अन्य महिलाओं से भी बागवानी खेती अपनाकर आत्मनिर्भर बनने की बात की है। 3 एकड़ में है खीरा और इससे मेरे को अच्छी इनकम हो रही है। 10-15 महिलाओं को मैंने रोजगार दे रखा है और खुद का भी मेरा घर का खर्चा भी इससे बहुत बढ़िया चल रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से मेरे को केचुए की खाद बनाने पे भी प्रॉफिट गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है और मैं केचुए की खाद बनाती हूँ। बाहर ओपन में मैंने सब्जियां लगा रखी हैं, वो ड्रिप इरिगेशन से करते हैं, उनमें कुछ फ्लड एरिया से करते हैं और वो ऑर्गेनिक है, बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से मैं उनको तैयार करती हूँ और सेल खुद ही मार्केटिंग करती हूँ, खुद ही मैं अब मैनेजमेंट मेरा खुद का ही है। और मेरी अभी यही हॉबी है कि मैं इस बिजनेस को और आगे से आगे बढ़ाऊं और महिलाओं को रोजगार दूं। और मेरी सरकार से यही अपील है कि महिलाओं को आगे आने का मौका दिया जाए। महिला किसी भी फील्ड में कम नहीं है, किसी से भी, और महिलाएं जो कर सकती हैं वो कोई और नहीं कर सकता। महिलाएं घर गृहस्थी भी संभाल सकती हैं, बच्चे भी संभाल सकती हैं और खेती भी बढ़िया तरीके से संभाल सकती हैं महिलाएं। महिला श्रमिक निर्मल ने कहा कि वह पूजा के खेत में प्रतिदिन काम मिलने से बहुत खुश है और उन्हें अच्छी मजदूरी भी मिल रही है। खीरा का बहुत बढ़िया काम है, हम बहुत मेहनत दिल लगा कर काम कर रहे हैं। हर ये भी बहुत अच्छी है, काम करवा रही है, समय पर हमने पेमेंट दे रही है हमारी, हमने किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, हमारा बहुत बढ़िया काम चल रहा है। पूजा का भी और भारत सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।